हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे राजकोट इंडस्ट्री के इंसिडेंट के बारे में। एक ऐसा वाकया जिसे देखकर हर रूह कांप उठी, हर दिल दरस गया, हर आंख आंसुओं से अश्कबार है। मैंने जैसे ही उस इंसिडेंट्स की बहुत सारी फुटेजेस देखी, उसके एक एक पल, एक एक लम्हे को देखा, उस शख्स के बारे में जाना, सुना, जितनी मीडिया पे न्यूज़ आती गई, अपडेट्स आती गई, उसके बारे में बताते गए, एक एक पल को मैंने देखा। अभी तक जो भी न्यूज़ आ रही हैं, उसके बारे में बात हो रही है, हर एक चीज़ को, हर एक पल को, हर एक लम्हे को मैंने देखा। उस लम्हे को देखकर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके दिल में, जिसके अंदर इंसानियत हो और उसका दिल दर्द से फट न जाए, उसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। उस लम्हे को देखकर हर शख्स की रूह कांप जाती। जब मैंने सबसे पहले देखा कि उस शख्स पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि एक सियालकोटी होते हुए हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हम अकेले क्रिश्चियन हैं, हमारे इर्द गिर्द सब लोग मुस्लिम हैं। और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि हमारे हमसाए इतने अच्छे हैं कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम अकेले क्रिश्चियन हैं और इर्द गिर्द सब मुस्लिम रहते हैं। फिर हम जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, वहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं कि हम अपना हर काम आज़ादी से करते हैं और वो हमारी खुशियों में उसी तरह शरीक होते हैं जैसे हम होते हैं। एक पाकिस्तानी होते हुए इस वाक़े के बाद हमने दुनिया के सामने खुद का क्या नक्शा पेश किया। बीइंग ए क्रिश्चियन, आई एम प्राउड कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा खुदा मोहब्बत का खुदा है और जिसके पीछे मैं चलती हूँ उसने कभी ये नहीं सिखाया कि किसी के साथ इस तरह का सलूक करो। और जिन लोगों के बीच में रहती हूँ, मैंने उन लोगों को भी इस तरह का नहीं देखा। मैं जिस स्कूल में पढ़ी, मेरी स्टार्टिंग की जो स्टडी थी वो क्रिश्चियन स्कूल में थी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, मेरी सारी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मेरा फुल स्टाफ मुस्लिम है और मुझे इतनी इज्जत और इतना प्यार मिलता है, इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, सारे मुस्लिम हैं। तो मैं हैरान हो रही थी इस वाक़े को देखते हुए कि ये कैसे लोग हैं जो इस्लाम की बात करते हैं और उसका मतलब ही नहीं जानते। इस्लाम ऐसा मज़हब तो नहीं है कि जो इस तरह की तालीम दे। इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने तो अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोग देखे हैं, तो फिर ये लोग कैसे हैं? और इस एक वाक़े ने पूरी दुनिया में हमारा कैसा नक्शा बना दिया है। पहले ही पाकिस्तान दहशतगर्दी के वाक़यात और बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। कोई मुल्क हमारे मुल्क में आने को तैयार ही नहीं। वहाँ के लोग यहाँ पे आते हुए डरते हैं और इस एक वाक़े को पूरी दुनिया ने ऐसे खींचा है, ऐसी एक हमारी तस्वीर बना दी है कि हम लोग इस तरह के हैं, अपने मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। कोई हमारे पास काम करने कैसे आएगा? सियालकोट इंडस्ट्री में जो काम हो रहा था, बहुत सालों से ये काम हो रहा है। शुरू में जब यहाँ पे ये काम स्टार्ट हुआ तो हम अपने देसी अंदाज में ही ये काम करते थे, लेकिन बांग्लादेश, जापान, ये मुल्क हमसे आगे निकल गए इस काम में। तो हमारे यहाँ के जो फैक्ट्री मालकान हैं, उन्होंने सोचा कि इस काम में जिद्दत लाने के लिए
बाहर के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कारोबार तो बाहर के लोगों के साथ करना है। तो यहाँ पर सियालकोट में बहुत सारे बाहर के लोग काम करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। हम भी यहाँ से बाहर जाते हैं और बहुत सारे मुल्कों में जाके हमारे लोग भी काम करते हैं। तो अब ये सोचें कि अगर हम किसी के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं तो हमारे किसी बंदे के साथ बाहर के मुल्क में इस तरह का सलूक हो जाए तो हम तो बहुत बातें करते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं कि उन्होंने इस तरह कर दिया, उन्होंने उस तरह कर दिया, ये सलूक कर दिया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हमें कैसे लोग बातें करेंगे? क्या लोग सोचेंगे हमारे बारे में? किसी चंद लोगों की एक गलती ने हजारों लोगों के रोजगार को नुकसान पहुंचाया, पूरे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। हमारे वजीर आजम को मुआफ़ी मांगनी पड़ी, हमारे वज़रा, हमारे जर्नल, हर एक शख्स को मुआफ़ी मांगनी पड़ी। क्यों? चंद लोगों की गलती की वजह से। तो हमें उन लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें इश्तियाल में आने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को सोच समझ कर करें। फ़र्ज़ करें अगर उस शख्स से कोई गलती हुई भी थी तो उसके लिए कानून मौजूद है, आप बैठ के बात करते, आप उसको पुलिस के हवाले करते। इस तरह करने का हक आपको किसने दिया? आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत नहीं थी? आपको तकलीफ नहीं हुई? मैं जब उस शख्स को देख रही थी एक वीडियो में, तो वो शख्स एक मासूम बच्चे की तरह, वो शख्स जो उसको बचा रहा था उसकी टांग से चिपका था और उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस कदर मासूमियत से वो शख्स खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो तो उनसे कह भी नहीं सकता था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो पंजाबी में उसको क्या गालियां दे रहे हैं। क्या पता उस शख्स को अरबी पढ़नी आती भी थी या नहीं। जब वो शख्स समझ ही नहीं पा रहा तो आप उसको किस तरह से सजा दे सकते हैं? किसने हक दिया आपको कि आप इस तरह से करें? चंद लोगों की एक गलती ने बहुत सारे लोगों की इमेज को खराब कर दिया है। लोग सियालकोट के बारे में, लोग पाकिस्तान के बारे में, लोग मुसलमानों के बारे में क्या सोचेंगे? हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा मजहब, तीनों चीजों पे आप लोगों की वजह से एक उंगली उठी है। ये वक्त सोचने का है कि हमारी इन हरकतों की वजह से एक शख्स गलती करता है तो उसके पूरे खानदान को भुगतना पड़ता है। आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं, तब तो बड़े जोश में कर दिया। और बहुत सारे लोगों पे मैं हैरान हूं कि उन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है कि वो लोग इतने मजे से खड़े होकर सेल्फियां बना रहे हैं। कैसे लोग हैं यहाँ के? क्या इनके अंदर से इंसानियत मर गई है? जब कोई अपना इस हाल में होता है ना, तो तब हमें पता चलता है, तब हमें बहुत बातें आती हैं। दूसरों पे जुल्म करते हुए ख्याल नहीं आता। आज मैं देख रही थी कि उस शख्स की लाश, नामुकम्मल लाश, उसके मुल्क पहुंची, उसके घर पहुंची, तो उसकी मां को देखकर मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसकी मां पर क्या गुजर रही होगी कि अपने बेटे की लाश भी नहीं बेचारे ढंग से देख पाई। जालिमों उसको मार तो दिया, कम से कम उसको छोड़ ही देते कि कम से कम उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके घर वाले, उसकी मां, उसकी लाश को ही देख लेते। उस औरत पर क्या गुजर रही होगी जिसने बहुत भरोसे से अपने बेटे को इस मुल्क में भेजा था। हम पाकिस्तानी अमन और सलामती की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। हमारे मुल्क से इस तरह का सलूक
हमने बहुत सारे लोगों को खुद पे उंगली उठाने का, बातें करने का खुद मौका दिया है। हर एक शख्स इस वक्त उसकी नजर हम पर है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हमारा मुल्क पहले ही बहुत से क्राइसिस का शिकार है, बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। जहां कोई उम्मीद लगती है कि इस मुल्क की बहाली होगी, वहीं हम कोई ना कोई गलती करके इस मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। हम हुकूमत से, किसी और से क्या गिला करें जब हम खुद ही नहीं ठीक। अब मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि उस फैक्ट्री में 5000 लोग काम करते थे। वो 5000 लोग तो बेरोजगार हो गए। इसके साथ साथ मुल्क का कितना नुकसान हो गया। उस शख्स की जान गई और कितनी जानें अब जाएंगी, क्योंकि जिसने गलती की है उसको सजा तो मिलनी है। उस शख्स, उन लोगों के साथ साथ उनके घर वाले, उनके और रिलेटिव्स, हर एक शख्स शर्मिंदगी में मर जाएगा। हम कभी भी कोई भी गलती करने से पहले सोचते नहीं कि एक शख्स की गलती का खमियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त मुल्क का हर एक शख्स इसी पर बात कर रहा है कि उन लोगों को सजा दी जाए। मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे लोग जो इस तरह की गलतियां करते हैं। हम गुस्से में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, बाद में माफिया मांगना, हमें माफ कर दे, हमें छोड़ दे, हमें बाद में एहसास होता है। लिहाजा उस वक्त अपने गुस्से को काबू में रखा करें। आपकी एक गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। एक शख्स तो जाता है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आप ये सोचें कि वो शख्स जिसको आपने जला दिया, मार दिया, वो तो मर गया, खत्म कर दिया। उस वक्त जो उसको तकलीफ दी वो तो हो गई, लेकिन आप, आपके घर वाले, आपके बाकी रिश्तेदार सारी उम्र इस चीज को भुगतते रहेंगे। जब तक जिंदा है तब तक लम्हा लम्हा वो लोग मरेंगे। ये बाकी लोगों के लिए भी एक सबक है। ये सोचने की बात है कि हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से हमें और हमारे साथ जुड़े तमाम लोगों को सजा भुगतनी पड़े। करता कोई है, भरते सब हैं। और इस वक्त हमने अपने साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का और इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया, जिसकी वजह से अब हम जब भी बाहर जाएंगे वहां उन लोग यही सोचेंगे कि ये लोग तो है ही ऐसे, इनके काम तो ऐसे ही हैं। लोग हम पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आएंगे। हमें अब फिर से सालों लग जाएंगे अपनी साख को बेहतर बनाने में। खुदारा हुकूमत पर उंगलियां उठाने से या दूसरों पर उंगलियां उठाने से काम नहीं बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क खुशहाल हो, यहाँ अमन हो, यहाँ सलामती हो, यहाँ फिर से वही खुशियां बहाल हों, तो हमें खुद से कोशिश करनी होगी और खुद इस मुल्क को वैसा बनाना होगा जैसा हम चाहते हैं।